नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अच्छा लगे तब भी कमेंट करनी है, नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा नहीं लग रहा वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज दो प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं हम। एक तो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे और दूसरे वन लाइनर। ठीक है, MCQ के बाद वन लाइनर प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे TGT, PGT या फिर नेट है और UP टेट और CTET वगैरह में भी पूछे गए हैं। UP पुलिस हो या फिर SSC GD हो, जिस सब्जेक्ट जिस नौकरी में हिंदी पूछी जाती है वहाँ कई जगह से हमने प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1976, 1975, 1977 और 1978। तो ऑप्शन इसका बी जो है बा सही है, 1975। जहाँ पर ये फूल जैसा बना होगा ना, ये पुष्पगुच्छ, मतलब वही आंसर सही है। मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है? मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है? तो ये आ जो है सुरेंद्र वर्मा की रचना है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है। उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कोहरे में कैद रंग, रेहन पर रघु, पत्थर फेंक रहा हूँ या मोहनदास। तो उदय प्रकाश को मोहनदास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आग की हंसी रचना किस कवि की है? चंद्रकांत देवताले, रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ या फिर रमेश चंद्र शाह। तो ये रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी सही है, ये रमेश चंद्र शाह की रचना है। नासरिया शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2015, 2016, 2017 फिर 2012। तो 2016 में नासरिया शर्मा को पारिजात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये जो है साहित्य जगत का एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कैलाश वाजपेयी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हवा में हस्ताक्षर, जो ए है ऑप्शन इस ये सही है। हवा में हस्ताक्षर पर कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ऑप्शन आ जो है वो सही है। चिदम्बरा रचना पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1967, 1968, 72 या फिर 70। तो ऑप्शन बी सही है, 1968 पर चिदम्बरा जो है रचना पंत की, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर प्राप्त हुआ। श्रीलाल शुक्ल साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इनका एक जो बहुत ही चर्चित उपन्यास है राग दरबारी, बहुत ही क्लासिक है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा उपन्यास है। राग दरबारी जो है इस पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? हिम तरंगिणी पर। ठीक है, हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर हिम तरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इस प्रकार जो महत्वपूर्ण पुरस्कार जो महत्वपूर्ण रचनाओं पर दिए गए हैं उनके लेखकों को, ये सब यहाँ पर हमने आपको बताए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और ये जो पुरस्कारों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पर कराए हैं। ठीक है, अब आगे जो है वन लाइनर प्रश्न चालू हो रहे हैं कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती। इसके रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही फेमस उपन्यास है ये। ठीक है, पहला भी है सामाजिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसके रचनाकार कौन है।
सन 1950 के बाद हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती है? प्रयोगवाद एवं नई कविता के रूप में। फिर नई कविता के बाद नई कविता के जो विभिन्न आंदोलन हैं वो चालू होते हैं। ठीक है। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो यहाँ पर ये जो है सूरदास ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्ति के काल के बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो ये कबीरदास जो हैं निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। भक्तिकाल को स्वर्णकाल किसने कहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये भी तो पता चले। ठीक है। हिंदी का आदिकवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदिकवि माना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1900, क्योंकि इसमें विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। तो एक जो समग्र रूप से जो लेखक हैं दोस्तों, ये जो आधुनिक काल का समय है, आधुनिक काल क्या, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। लेकिन जो जिस पर सभी जो है साहित्यकार या फिर उनको विद्वान कह लीजिए, जिस सन पर सहमत बनी है अधिकतम लोगों की, वो है 1900। तो 1900 से अब तक, वैसे 1843 भी कई लोग मानते हैं। ठीक। अगर 1843 दिया है तो 1843 लगाएंगे ऑप्शन में, नहीं तो 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी जो है महाकाव्य जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित। मतलब कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। इसमें भी कई लोगों में मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो है रामानंद। पद्मावत दोस्तों, ये पद्मावत कुछ गलत लग रहा है, ये तो पद्यावत लिखा है, पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? ये ठेठ अवधि में पद्मावत लिखा गया है। और इसके रचनाकार कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। इसके रचनाकार पद्मावत के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चंपू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। कई बार प्रश्न में पूछ देता है दोस्तों, ऐसे ही पूछता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं या चंपू किसे कहते हैं, चंपू रचना किसे कहते हैं? तो जिस रचना में गद्य हो और जिस रचना में पद्य दोनों हो, मतलब ऐसी रचना जो गद्य और पद्य को मिलाकर लिखी गई है, उसे हम चंपू कहते हैं। ठीक है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर था। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो ये जो पृथ्वी सिंह हैं इनका नाम रसनिधि था। उपनाम जो है रसनिधि पृथ्वी सिंह का था। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। अब मंगल सूत्र को पूरा किसने किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। जिनके नाम पर नाटकों का युग चलता है, प्रसाद युग। ठीक है। ऐसे तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? परिष्कृत एवं संस्कृतनिष्ठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। मतलब रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो अवधी भाषा कैसी है? परिष्कृत एवं संस्कृत निष्ठ। एकांकी के जन्मदाता कौन है?
एकांकी के जन्मदाता डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि मीराबाई ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की या किस भाव में की? तो माधुर्य भाव में की। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। ठीक है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन है? तो ये पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है और इसके रचयिता जो हैं चंद बरदाई जी हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। और संपादक जुगल किशोर शुक्ल। ये कहाँ से निकलता था? कोलकाता से। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो है उदंत मार्तंड। संपादक हैं जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है। और स्थान क्या है? कोलकाता। ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक लग रहा है कि हमने कुछ मेहनत की आप लोगों के लिए, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, या दोस्तों का ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना। ठीक है। और उनसे भी सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलना। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें रोज़ बेहतर कंटेंट देने का एक हौसला मिलता है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती, जिसके रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन। जो ये रक्त चंदन है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। ठीक है। रक्त चंदन जो रचना है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है और ये महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर लिखी गई। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स। पूछ देगा परीक्षा में कि नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो विभत्स रस को नाट्य शास्त्र में प्रतिबंधित किया गया है। मतलब नाट्य शास्त्र जो आचार्य हैं या जो मतलब नाट्य शास्त्र के जो मुख्य आचार्य तो भरत मुनि ही हैं। ठीक है। लेकिन जिन्होंने नाटक पर और कई आचार्यों ने काम किया है तो वो लोग जो है विभत्स रस को अमान्य मानते हैं। नाटक में विभत्स रस नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र। ठीक है। काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। हिंदी में काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? आचार्य केशवदास। ये काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं हिंदी में। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो ये भारतेंद्र युग में, मतलब आधुनिक काल में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ भारतेंद्र युग में। हिंदी भाषा और साहित्य, ये जो रचना है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? अरस्तु ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ये जो यह कथन है ये किसका कथन है? ये अरस्तु का कथन है। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाई भाषा क्या है? कि हम अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से करते हैं वह भाषा कहलाती है।
भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष, जो ये भाष धातु है इससे हुई है। कि भाषा शब्द, जो भाषा शब्द का पूछा गया है, शब्द, भाषा की उत्पत्ति नहीं पूछी गई है, भाषा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति पूछी गई है। तो ये संस्कृत के भाष धातु, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। एक तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, अब एक तीसरी भाषा, मतलब ये तो मोटे तौर पर पूछा गया है, लेकिन एक है सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा जिसमें इमोजी आते हैं, हाव भाव आते हैं, इशारे आते हैं। ठीक है, लेकिन इसको ना मौखिक भाषा का ही रूप कई लोग मान लेते हैं, लेकिन मोटे तौर पर भाषा के 2 रूप हैं, एक तो लिखित, दूसरा मौखिक। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? ये तो सबको ही पता है कि हिंदी भाषा का जो संबंध है वो देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। मतलब कहने का ये है कि विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी का कौन सा स्थान है? तो विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य जो है ब्रजभाषा में लिखा गया है, अधिकतम जो है वो ब्रजभाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये कल की हमने क्लास में बताया था। हिंदी भाषा की जो संवैधानिक स्थिति है ये हमने क्लास ली थी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और ये प्रश्न भी देखो आ गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी या किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ हमने आप लोगों का ज्ञान वर्धन किया है, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनसे सब्सक्राइब करने बोल दीजिए और लाइक ज़रूर करना हमारे वीडियो को। ठीक है, अच्छा लगे तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो जिसमें हमने कहा है कि कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं, एक लोग आप लोग ज़रूर बताइए, तो पता तो चले आप लोग पढ़ रहे हैं, कैसी तैयारी है। अगर हमारे वीडियो से आपके ज्ञान में 1% की भी वृद्धि हुई, आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन काम का है, तो आप लोग ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, जो भी सुझाव हों, जो भी गलती हों, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगली वीडियो में उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जिसने पूरा वीडियो देखा उसका धन्यवाद, जिसने नहीं देखा उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी अपनी राय बनाएं कि कुछ काम का है पढ़ने लायक कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आगे जय हिंदी और हेलो हिंदी। ठीक है, ये सब हमने आज पढ़ाया। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न, सरल भी हैं, कुछ इसमें कठिन भी हैं, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार इनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, जिसको हमारा चैनल सर्च करने पर नहीं आ रहा है वो एक बार @hello हिंदी शिव सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।